हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं। अभी 2024 बोर्ड एग्जाम का 2024 बोर्ड एग्जाम में यही हिंदी का वायरल पेपर आएगा 801 एसी। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं, मैं हमेशा से कह रहा हूं, जो मैं पेपर आप लोगों को बता रहा हूं 100% आपके एग्जाम में आएंगे। बस आप इसको तैयार कर लो, ठीक है। पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन देता हूं, एक भी पॉइंट में छोड़ता नहीं हूं। इसलिए नहीं छोड़ता हूं क्योंकि मुझे चाहिए 70 में 70, मैं 65 भी नहीं पसंद करूंगा। 70 में 65 भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं पूरा का पूरा जितना हो सकता है पूरा का पूरा सोल्यूशन देता हूं, 70 में 70 लाने का प्रयास कराता हूं। बस आपको इस पेपर को तैयार करके जाना है। 801 एसी ये वाला कोड है। यहाँ पे अपना अनुक्रमांक डाल लेना, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम डाल लेना। एग्जामिनर यहाँ पे आपका सिग्नेचर कर देगा इस पेपर को। इसको हल करने के लिए आपके पास समय 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। और कितने नंबर का ये पेपर रहेगा? 70 नंबर का ये पेपर पूछा जाएगा आपसे। निर्देश कुछ दिए गए हैं, निर्देश आप लोग पढ़ लेना। मैं पढ़ के सुना भी देता हूं। जैसे निर्देश में बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि इसको हल करने के लिए आपके पास समय कितने हैं? 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट इस पेपर को आप पढ़ सकते हो और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा है कि प्रश्न पत्र जो है 2 खंड में विभाजित है। खंड अ में, दूसरा खंड ब में विभाजित है। देखो, खंड अ में क्या रहेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न 20 थे, जिसका सही विकल्प आपको OMR शीट पे करना होगा काले या नीले पेन से। वो भी आपका पॉइंट पेन होना चाहिए, बाल पॉइंट पेन, मतलब जेल वाला पेन नहीं होना चाहिए। या आप नीला ले सकते हो या काला ले सकते हो, दोनों में से कोई ले सकते हो। और सही गोले को पूर्ण रूप से काला करना होगा आपको। इसके बाद बोला है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब एक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का। तो टोटल कितने बहुविकल्पीय रहेंगे? 20। कितने नंबर के? 20 नंबर के मिलेंगे। इसके बाद है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों हेतु 1 घंटा का समय दिया गया है और खंड ब को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया गया है। अब आपका मन चाहे 10 मिनट में कर लो, चाहे 20 मिनट में कर लो। इसके बाद है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए। मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि प्रश्न कितने नंबर का है। देखो, पेपर स्टार्ट होता है यहाँ से, खंड अ, ठीक है। और खंड अ में देखो बहुविकल्पीय प्रश्न पहले स्टार्ट होगा। और पहला प्रश्न देखो क्या है। पहला प्रश्न है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो वो आपके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उन्हीं के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण किया गया था। दूसरा प्रश्न देखो क्या है। हंस पत्रिका के संपादक थे, ठीक है। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? वो आपके मुंशी प्रेमचंद्र थे। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी। तीसरा देखो, शुक्ल युग की काल अवधि है। तो देखो, शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है? ये तो सबको जानकारी है कि 1919 ईस्वी से लेकर 1929 ईस्वी तक शुक्ल युग की काल अवधि मानी जाती है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चौथा, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है। तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है मोहन राकेश। मोहन राकेश, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां है, चिंतामणि के रचयिता है। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, पूरा 70 में 70 करके आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार जो है वो है आपके भूषण जी। और डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न, आधुनिक काल की समय अवधि है। तो आधुनिक काल की समय अवधि जो मानी जाती है वो 1843 ईस्वी से वर्तमान तक, मतलब अभी तक जो चलती आ रही है वो आधुनिक काल की अवधि मानी जाती है। कब से? 1843 ईस्वी से अब तक। 8वां, साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत जो है वो किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्विवेदी युग। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9, आंगन के पार द्वार के रचयिता है। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आपके हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। ये फुल फॉर्म क्या होगा? स से सच्चिदानंद, ही से हीरानंद, वा से वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। तो नाम बहुत बड़ा इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां देखो, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। मतलब इन चारों ऑप्शनों में से महादेवी वर्मा की रचना कौन है? नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो है युगांत। युगांत जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अन्यथा निहार भी है, सांध्य गीत भी है, दीपशिखा भी है। युगांत जो है वो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है
कि जथा पख बीनु खग अति दीना, मणि बिनु फनक कारबर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। कह रहा है कि इन पंक्ति में कौन सा रस है, मतलब इन पंक्ति में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है, तो करुण रस का प्रयोग किया गया है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करुण रस। आगे देखो प्रश्न नंबर 12 क्या है कि यही कहीं बिखर गई वह भग्न विजयमाला से उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 13वां देखो, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। कह रहा है कि इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं, एक तो दूसरे वाला में और ये लास्ट वाला चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं, तो 13 मात्राएं हैं, गिन लेना। ये वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, मतलब 4 ऑप्शन में से होता ना कि मिश्र वाक्य कौन है। अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, बच्चे दूध पीकर सो गए, अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। अब प्रश्न क्या है कि मिश्र वाक्य क्या है, ठीक है, तो मिश्र वाक्य 14 का हो जाएगा ऑप्शन डी, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। ये मिश्रित वाक्य है, तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15वां क्या है कि वह अभी भी बैठ नहीं सकता। कह रहा है कि वाक्य के भाववाच्य में रूप होगा, मतलब इसको भाववाचक के रूप में अगर हम कहें, ठीक है, कि वह अब भी बैठ नहीं सकता, तो किस प्रकार कहेंगे मेरे प्यारों, जो सी वाला ऑप्शन सही होगा, कहेंगे उससे अब भी बैठा नहीं जाता। मतलब भाव रूप से अगर हम इसको सेंटेंस को परिवर्तित करते यही निकल के आएगा सेंस, कि उससे अब भी बैठा नहीं जाता। देखो 16वां प्रश्न क्या है कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है, तो तुम किस कक्षा में पढ़ते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग है और एक वचन है। जो तुम पे अंडरलाइन किया गया है ना, तो तुम क्या है, सर्वनाम, तुम मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग है और एक वचन है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 16 का डी। याद रखना, भूलना मत, एग्जाम में पूरा करके आना। 17 है कि अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा, तो अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा क्या, अनुभाव। पहला ये ऑप्शन में दिख रहा है, अनुधन भाव, अनुभाव, ए वाला ऑप्शन। 18वां है त्रिवेणी में कौन सा समास है, ठीक है, तो त्रिवेणी में कौन सा समास है, द्विगु समास है, और क्या, सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखो, अच्छी शब्द का तद्भव है, तो अच्छी शब्द का तद्भव क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी मतलब आंख होता है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, मतलब अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है इसमें, तो आपका क्या है, अनिल। अनिल जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, अनल भी होता है, पावक भी होता है और ज्वलास भी होता है। अनिल जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हमने बता दिया, अब खंड ब आ गया, और खंड ब में आपके वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 21वां प्रश्न देखो क्या है, 21वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 6 नंबर मिलेगा आपको, 2-2 नंबर के हिसाब से 3 प्रश्नों को उत्तर देते हो तो, लेकिन इसमें एक क रहेगा और एक ख रहेगा, या तो क करो या तो ख करो अथवा करके, तो मैं दोनों का आंसर बताऊंगा आपको। पहले क वाला बता देता हूं, पहले इसको देख लो क्या है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोण के समान उमड़ रहा था, मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये दिया है, इसके नीचे 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न करोगे, जिससे पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, 2 नंबर मिलेगा। अभी मैं सोल्यूशन इसका बता रहा हूँ। गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कर दो, 2 नंबर इसमें। हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी क्यों कहा गया है, 2 नंबर। चलो अब देखो सबका, पहले अ वाला देखते हैं। देखो यहाँ लिखा भी हूं, देखो यहाँ लिखा हूं 21वां का अ। सबसे पहले देखेंगे हम लोग संदर्भ। संदर्भ में देखेंगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित
ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं। मतलब ये जो गद्यांश लिया गया है ममता चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस यहां से आपको चेक होगी कॉपी, 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद देखो क्या बोला था, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया है, कहां तक, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में बरसात लिए, वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। यहां तक हमें इसका व्याख्या बताना है, 2 नंबर मिलेगा। चलो भाई इसका आंसर लिखो। ब हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, लिखोगे कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि रोहतास के राजमहल के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में उदास हृदय ममता सोन नदी के तेज प्रवाह को एकटक देखी जा रही है। उसके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता से ससंदर्भित अनेक प्रकार का विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसकी आंखों से दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे। साथ ही राजमहल की समस्त सुख सुविधाएं उसे सूल के समान कष्ट पहुंचा रही थी। कोमल बिस्तरों पर शयन भी उसे कांटों की सैया के समान प्रतीत हो रहा था। ये उसका व्याख्या है। एग्जामिनर आपको पूरा 2 नंबर देगा, 1 नंबर भी नहीं काटेगा इस तरह लिखोगे तो। इसके बाद ऐसा वाला, हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी क्यों कहा गया है, इसमें भी 2 नंबर मिलेगा। इसका भी आंसर लिखेंगे हम लोग। वाला, कि सामाजिक परिस्थितियों के कारण आज भी हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित तथा अनाथ जैसा होता है। इस कारण उसका जीवन उसके लिए भार स्वरूप बन जाता है। इसी कारण हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी कहा गया है। बस 2 नंबर इसमें मिल गया, टोटल 6 नंबर मिल गया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क वाला करते हो या इधर दिया है ख वाला। देखो अथवा दिया है ना, अथवा करके ख वाला, दोनों में से कोई एक ही आपको करना है, लेकिन मैं आंसर पूरा बता रहा हूं आप लोगों को। ख वाला देखो क्या है, इसका आंसर देखो, यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है उभरे नैनों की ज्योत बस बसरती जा रही है, और यह यशोधरा है वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी। और यह दृश्य है मां भी निष्क्रमण का यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए गौतम दृढ़ निश्चय कर धड़कते हिया को संभालते, और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को जो लौटाने आया था और उसे जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वह भागने को होता है, बार बार भड़ककर संग में लौटा लिया जाता है। उधर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। देखो अब ये दिया है, या तो क वाला कर लो या तो ख वाला, ठीक है। ये दे दिया, इसके नीचे भी 3 प्रश्न पूछा है, 2 नंबर का यह प्रश्न, 2 नंबर का यह प्रश्न, 2 नंबर का यह प्रश्न। आ वाला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। चलो इसको देखते हैं। तो देखो लिखा हूं मैं उत्तर ना, यहाँ पे अथवा, यहाँ पे लिखा हूं संदर्भ। हेडिंग क्या डालोगे, संदर्भ। लिखोगे प्रस्तुत गत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान कौन, श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। अजंता चैप्टर से लिया गया है। इसके जो लेखक है श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, ठीक है। इतना लिखोगे तो 2 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। यहां तक हो गया। इसके नीचे अब दिया है व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहां तक अंडरलाइन किया गया है कि यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है उभरे नैनों की ज्योत पसरती जा रही है, और यह यशोधरा है वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी, ठीक है। अब इसका हमें व्याख्या बताना है। देखो अब व्याख्या प्यारा से लिखो। ब हेडिंग डाल रेखांकित अंश की व्याख्या लिखो कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक भगवान बुद्ध के घर त्यागने समय के अजंता के चित्रों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक तरफ हाथ में कमल पकड़े हुए भगवान बुद्ध खड़े हैं, जिनका सौंदर्य सर्वत्र छलककर बिखरता प्रतीत हो रहा है, और उनकी आंखों का प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। उनकी पत्नी यशोधरा भी वैसा ही कमल का फूल कमल नाल पकड़कर त्रिभंगी मतलब 3 स्थानों से बल पड़ी हुई मुद्रा में खड़ी हुई चिंतित की गई हैं, मतलब उनको चित्रित किया गया है, चित्रित की गई हैं। और यह चित्र बड़ा ही क्या है, जीवंत लग रहा है। यह उसका व्याख्या है। 2 नंबर दे दिया जाएगा आपको। एक प्रश्न और पूछा था नीचे 2 नंबर के लिए कि उपयुक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया है। तो लिखेंगे हम लोग वाला
कि प्रस्तुत गद्यांश में अजंता की गुफाओं में चित्रित भगवान बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण मतलब जो गृह त्याग किए थे उनके दृश्य का चित्र रूप में अत्यधिक भावात्मक और विस्तृत वर्णन किया गया है। लो भाई 2 नंबर इसमें भी मिल गया। पूरा फुल डिटेल बता रहा हूं। अब आपका मन चाहे क करो एग्जाम में चाहे ख करो, मैं बताने के लिए सब बता रहा हूं। इसके बाद 22वां प्रश्न देखो, 21 प्रश्न समाप्त हो गया। 22वां क्या है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये प्रश्न कितने नंबर का है? ये भी 6 नंबर का है। अभी हमने गद्यांश करके आया, पद्यांश आ गया। पद्यांश भी 2 आता है, या तो आप क करो या तो आप ख करो। तो हालांकि पहले हम लोग क करेंगे। क क्या है, यहां से लेकर यहां तक पढ़ लो, मैं पढ़ भी देता हूं कि पूर्ते निकसी रघुबीर बधु धरी धीर दय मग में डग द्वे झलकी भरी भाल कनी जल की पूट सूखी गए मधुराधर वे फिरी बुझती है चलनो अब केतिक पर्णकुटी करी हो कितक है तीकी लखी आतुरता पीकी अखियां अति चारू चली जल चय। बहुत ही बड़े मतलब पेपर बहुत हार्ड बनेगा। तो ये वाला पेपर जो ये पेपर में करा रहा हूं सबसे हार्ड पेपर है। अगर आपकी एग्जाम में आ गया तो सब धराशायी हो जाएंगे, लेकिन जितने बच्चे देखे रहेंगे वो पूरे के पूरे करके चले आएंगे। पहला वाला प्रश्न है 2 नंबर का, क्या है 2 नंबर क्या, इसमें 4 नंबर दिए जाएंगे क्योंकि बोला है कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ का 2 नंबर, व्याख्या का 2 नंबर और 2 नंबर इस वाले क्वेश्चन का 6 नंबर। तो पहला क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ, ससंदर्भ मतलब संदर्भ भी लिखो प्रसंग भी लिखो, फिर उसका व्याख्या भी करना है। ठीक है, फिर बोला है कि काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट, काव्य सौंदर्य नहीं पूछता आपके एग्जाम में, इसको कैंसिल करो। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो 22वां का पहला वाला संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक कविता से अवतरित है। मतलब वनपथ शीर्षक कविता से अवतरित है और इसके रचयिता कौन है, कवितावली से हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक लिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, वनपथ शीर्षक से लिया गया है, वन पथ पर। प्रसंग लिखेंगे इसका कि कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता की थकावट को मार्मिक वर्णन किया है। ठीक है, प्रसंग। अब व्याख्या, इसको देख लो, यहां से यहां तक देख लिया ना, इसी का व्याख्या करना है। अब व्याख्या देखो, राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी और उनके सुंदर ओंठ थकान के कारण सूख गए। तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम से पूछा, अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा, कितनी दूरी पर पत्तों की कुटियां बनाकर रहेंगे। अंतर्यामी श्री राम सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए कि वे बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण के सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। ये इसका व्याख्या हो गया। लो भाई 2 नंबर इसमें भी मिल गया। देखो एक प्रश्न और पूछा था कि श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। ठीक है, 2 नंबर इसमें भी मिलेगा। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। दूसरा तो लिखेंगे श्री राम के नेत्रों से आंसू इसलिए टपकने लगे क्योंकि वन में पैदल चलते चलते सीता जी बहुत थक गई थी और बहुत व्याकुल हो रही थी। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी भार्या को ऐसी दशा में देखकर श्री राम की आंखों से आंसू निकल गए। बिल्कुल सही बात है, 2 नंबर। लो भाई, तो ये तो क वाला है। क वाला नहीं करोगे तो देखो अथवा करके और दिया हुआ है ख वाला, या क नहीं करोगे तो ख वाला कर लेना, ये भी आसानी है। विश्वत रेखा की वासी जो सीता जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ठीक है, वो नहीं करोगे तो इसको कर लेना। इसका भी मैं आंसर आपको बताता हूं। लो, अथवा पहला वाला संदर्भ पहले लिखना होगा इसका। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है और यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह किस से स्वप्न से ली गई है। 2 नंबर मिल गया। प्रसंग भी लिखेंगे कि कवि ने इन पंक्तियों में बताया कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है, वह उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करता। अब देखेंगे इसका व्याख्या।
एक बार दिखा भी देता हूं, यही है, इसी का हम लोग व्याख्या देखने जा रहे हैं, इसको नोट कर लो। व्याख्या में देखो क्या लिखेंगे कि जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहां असहनीय गर्मी पड़ती है, वहां वह गर्मी के कारण हाफ हाफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है। फिर भी उस स्थान से लगाव के कारण वहां भी भीषण गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाता है। वह कष्ट उठाता हुआ अपनी मातृभूमि पर असाधारण प्रेम और अपार श्रद्धा रखता है। जो मनुष्य ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है, जहां सदा बर्फ जमी रहने के कारण भयंकर सर्दी पड़ती है, वहां वह भयंकर ठंड से कांप कांप कर अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, किंतु ठंड से घबराकर गर्म प्रदेशों में जाकर जीवन नहीं बिताता। उसे भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम होता है और उसकी रक्षा के लिए वह भी अपने प्राण का निछावर कर देता है। पूरा बढ़िया से डिटेल में व्याख्या लिखा हूं। चलो तो देखो, पहला वाला प्रश्न तो कर ही दिया, पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या भी कर दिया। दूसरा है कि उपयुक्त पद्यांश में कवि ने क्या स्पष्ट किया है, यह प्रश्न 2 नंबर का है। चलो देखते हैं कि उपयुक्त पद्यांश में कवि ने क्या स्पष्ट किया है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि उपयुक्त पद्यांश में कवि ने स्पष्ट किया है कि मानव मात्र को मातृभूमि से स्वाभाविक प्रेम होता है। लो भाई 2 नंबर मिल गया इसमें भी। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23। 22 वाला भी प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 23 क्या है कि दिए गए संस्कृत का गद्यांश, लो संस्कृत का गद्यांश आ गया, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी 2 ठे देगा, क वाला और अथवा करके एक और पीछे दिया हुआ है। तो पहले क वाला ही करेंगे। देखो इसको नोट कर लो, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से दिख रहा है ना। चलो बढ़िया से नोट कर लो, संस्कृत वाला है, नोट कर लिए इसको। चलो अब 23 का हम लोग आंसर देखेंगे। पहले 23 में हम लोग संदर्भ देखेंगे उसका, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। मतलब किस चैप्टर से लिया गया है, वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे हम लोग कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है। अब जाके अनुवाद करेंगे, तो एक बार नोट कर लो, पहले ध्यान से पढ़ लो। यही वाला आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश है, जिसका हम लोग व्याख्या करने वाले हैं, अनुवाद करने वाले हैं हिंदी में। देखो अनुवाद इसका लिखोगे, अनुवाद में कि यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियां देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं और यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। ये अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही हैं। अनुवाद कर दिया, पूरा 5 नंबर मिल गया भाई। संदर्भ भी हमने लिख दिया यहाँ पे, प्रसंग भी लिख दिया और इधर अनुवाद भी कर दिया। 5 नंबर टोटल। क्लियर हो गया कि नहीं यहाँ तक? अगर एक क वाला नहीं करोगे तो अथवा करके और दिया है ऑप्शन, क वाला नहीं करोगे तो एक ख वाला कर देना, ऐसा कर्म विरड़म संस्कृति वाला, यहां से लेके यहां तक नोट कर लो। अगर उसको नहीं करना चाहते हो तो इसको कर लो। चलो इसका भी हम उत्तर बता देते हैं आपको, उसको पहले नोट कर लो। देखो क्या है, अथवा। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे हम लोग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर जो है संस्कृत का, उससे लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अब हम करेंगे इसका अनुवाद। अनुवाद करने से पहले एक बार देखेंगे हम इसको, पहले नोट कर लो। यहां से लेकर यहां तक हिंदी में इसका अनुवाद करने वाले हैं। नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो लो भाई, अनुवाद लिखेंगे कि यह कर्म में संलग्न रहने वालों कर्मवीरों की संस्कृति है। यहाँ कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह इसकी घोषणा है, पहले कर्म बाद में फल। यह हमारी संस्कृति का नियम है और इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है और अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। दूसरे का श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तो लो भाई, अनुवाद भी इसका कर दिया, ये भी 5 नंबर मिल गया हम लोगों को। तो दोनों बता दिया, चाहे क वाला कर लो या ख वाला कर लो। अब आएगा प्रश्न नंबर 24 कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। 5 नंबर का। अब तक हम लोग क्या देखे थे, संस्कृत का गद्यांश, अब संस्कृत का पद्यांश, ये भी 5-5 नंबर है। ठीक है, तो देखो इसमें भी आपको क कर लो या ख कर लो।
या क कर लो या अथवा करके आपको दिया है ख कर लो, दोनों में से कोई एक कर लो। तो पहले हम लोग यहां से क वाला के देखेंगे, जहां तक मैं घेर दिया इसको नोट कर लो। ठीक है, 24 का क देखो, 24 वाला, 24 का पहले लिखेंगे हम लोग संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु पाठ से उद्धृत है, मतलब जीवन सूत्राणु चैप्टर उससे लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो इन श्लोकों में यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता इत्यादि के महत्व को दर्शाया गया है। अब करेंगे अनुवाद। अनुवाद करने से पहले एक बार मैं फिर दिखाऊंगा आपको संस्कृत के इस पद्यांश को, नोट कर लो भाई, यहां से लेके यहां तक इसका हम लोग अनुवाद करने वाले हैं। ठीक है, देखो अनुवाद हेडिंग डालो और लिखोगे। पहले यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, क्या पूछता है भाई, कि भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, तिनके से अधिक दुर्बल छीड़ बनाने वाली क्या है। तो लिखेंगे युधिष्ठिर उत्तर देता है, क्या देता है, कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली क्या है, चिंता है। बस हो गया, लो भाई 5 नंबर ले जाओ। अथवा वाला देखो, पहले अथवा देख लें। अगर क वाला नहीं करोगे तो अथवा करके ख वाला कर लेना, कि मरणम मंगलम यत्र विभूति विभूषणम कौपिन यत्र कौशल्य सा काशी के नियते। इसका कर लेना हिंदी में अनुवाद, 5 नंबर मिल जाएगा। इसका भी उत्तर देख लो, अथवा वाला का उत्तर। पहले संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग की बात करें तो इस श्लोक में वाराणसी की पूर्ण ख्याति का वर्णन किया गया है। अब करेंगे इसका अनुवाद। अनुवाद करने से पहले मैं एक बार फिर दिखाना चाहूंगा अब इसको, संस्कृत के पद्यांश को यहां से यहां तक। अब हमें दिखाऊंगा इसका अनुवाद। अनुवाद क्या है, कि जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहां कौपिन मतलब क्या होता है, लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किससे की जा सकती है। तात्पर्य है कि किसी से भी नहीं। बस लो भाई, हो गया। अब प्रश्न नंबर 25 पे आओ। प्रश्न नंबर 25 क्या है, कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। खंड काव्य है मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, ज्योति जवाहर के बाद मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, जय सुभाष, मातृभूमि, फिर कर्ण। ठीक है, कर्ण की बात देखो, और कर्ण के बाद तुमुल। अब आप सोचोगे इतना क्यों दिखा रहे हैं, इतना आता है, लेकिन जिला वाइज आता है। आपके जिला में जो देगा वही आपको करना होगा। आप बुक में जाकर देख लो, किताब में या क्वेश्चन बैंक में सारे खंड काव्य पे देख लो, जिला का नाम लिखा होता है। जिस जिला से आप रहोगे वही आपको एग्जाम में करना होगा। ठीक है, चलो 26वां प्रश्न देखो। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करो। 5 नंबर। अब जीवन परिचय भी बताना पड़ेगा क्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे, तो रचना जरूर लिखना। ठीक है, 5 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद ख वाला, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख करो। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास, इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है आपको। 5 नंबर मिलेगा, लेकिन रचना आपको लिखना पड़ेगा तभी। ठीक है, तो ये बताने वाली जरूरत थोड़ी है कि मैं बताऊंगा जीवन परिचय, जीवन परिचय नहीं याद होगा आप लोगों से। चलो 27वां, यहाँ सोल्यूशन देखो। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो श्लोक लिखना है, 2 नंबर के लिए श्लोक आता है। मैं आपको सिंपल 2 श्लोक बता देता हूँ। पहला वाला यह 27 का उत्तर लिखो। बंधम मरणम वापी जय वापी पराजय, उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। देखो कितना छोटा है। ठीक है, इसको नोट कर लो। एक और मैं छोटा आपको बताऊंगा, उसको नोट कर लो। 2 याद रहेगा ना तो पूरा काम हो जाएगा। सर्वे भवंती सुखिनम सर्वे संतु निराम्या सर्वे सद्राणु पश्यंतु मां कस्जित दुर्भाग भवेत। यहां तक तो दोनों ही सिंपल है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से याद कर पाओगे, 2 नंबर ले जाओगे एग्जाम में। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला है 28वां प्रश्न। 28वां है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर मिल जाएगा। 4 प्रश्न होते हैं, 2 ही करना होता है। जैसे पहला है चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, और दूसरा है अलछेंद्र क आसित, तीसरा है वाराणसी कस्या भाष्यायम केंद्रम अस्ति, और चौथा है कि वीर केन पूजते। चारों मैंने पढ़ के सुना दिया ना, और चारों को लगातार आंसर लिख लो। लो भाई
मैं सब बता रहा हूं। पहला का हो जाएगा चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अकथयत। दूसरा कलचंद्र यवन राज का आसित। इसके बाद वाराणसी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा केंद्रम अस्ति। और वीर केन पूजित। लो चारों का मैंने सीरियल बाय सीरियल पूरा सोल्यूशन बता दिया, नोट कर लो। चलो आगे देखो 29वां प्रश्न देखो क्या है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए 7 नंबर। भारत में आतंकवाद के कारण और निवारण, प्रदूषण की समस्या और समाधान, तीसरा स्वदेश प्रेम, विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान के चमत्कार पे ऑलरेडी बना चुका हूं। आज की वीडियो में प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे बता देता हूं। 7 नंबर मिल जाएगा आप लोगों से। बहुत सिंपल लिख के लेके आया हूं, ज्यादा भारी नहीं। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान हेडिंग डालना। पहली हेडिंग आपकी बनेगी प्रस्तावना। पहली हेडिंग प्रस्तावना होना ही चाहिए। क्या है प्रस्तावना में कि वर्तमान समय में प्रदूषण ने एक भयानक रूप धारण किया हुआ है। आज देश के कोने कोने में प्रदूषण फैलाव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हजारों व्यक्ति बीमारी का शिकार हो रहे हैं। घनी आबादी वाले शहरों में स्वस्थ ऑक्सीजन मिलना कठिन हो रहा है, और जिसकी वजह से श्वास व हृदय के रोग क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये प्रस्तावना में हेडिंग रहेगी। इसके बाद तब आप डालोगे कि प्रदूषण के प्रकार कितने हैं। तो पहला प्रदूषण का प्रकार डालोगे वायु प्रदूषण, हेडिंग बनाकर, और लिखोगे कि वायु प्रदूषण का मनुष्य के स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है। वायु में प्रदूषण कारखानों के वाहनों, घरों के चूल्हों से निकले धुएं से फैलता है। इसके कारण फेफड़ों के कैंसर, दम्मा, आंखों के रोग आदि जन्म लेते हैं, और इसी प्रकार प्रदूषित वायु एक्जिमा तथा मुहांसे आदि रोग उत्पन्न करती है। वायु प्रदूषण। दूसरा डालोगे हेडिंग जल प्रदूषण। लिखोगे कि सभी जीव जंतुओं के लिए जल का बहुत महत्व है। जल के बिना जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते हैं। इसके लिए जल स्वच्छ और दोष रहित होना चाहिए। नगरों में धरती के अंदर बने सीवर का जल भी अक्सर नदियों में गिराया जाता है, जिससे पानी दूषित, विषाक्त होकर जीवन रहित हो जाता है, और ये जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को क्या कर देती हैं, प्रदूषित करती हैं। अब हेडिंग रहेगी ध्वनि प्रदूषण। लिखोगे कि अनेक प्रकार के वाहन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जेट, विमान, लाउड स्पीकर, बाजे, ट्रैक्टर एवं कारखानों के रसायन, विभिन्न प्रकार की मशीनों आदि से ध्वनि प्रदूषित मतलब ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। और ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रकोप शहरों व मुख्य राजमार्गों पर दिखाई पड़ता है। अधिक ध्वनि की वजह से हजारों व्यक्ति अपने सुनने की क्षमता खो बैठते हैं या कम सुनने लगते हैं। ध्वनि प्रदूषण से बेचैनी, घबराहट और तन्मयता में बाधा पड़ती है, इससे क्या होता है कि दिमागी संतुलन बिगड़ने और दिल की बीमारियों बढ़ने का खतरा पैदा होता है। अगली हेडिंग डालोगे रेडियो धर्मी प्रदूषण। चौथा लिखोगे कि आज विश्व के सभी विकसित और विकासशील देशों में परमाणु विस्फोट और वैज्ञानिक परीक्षण हो रहे हैं। प्रदूषण के ये भी बहुत बड़े कारण परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणु परीक्षण के फलस्वरूप जल, वायु और पृथ्वी का प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह प्रदूषण केवल आज की पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी खतरनाक है। इस पर पाबंदी लगाना सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हथियारों और वैज्ञानिक क्षमता से लेस होने की होड़ में हर देश आगे बढ़ना चाहता है, और इस होड़ के रोकने के उपाय अभी कारगर नहीं हो पाए हैं। अब आपकी अगली हेडिंग रहेगी प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। उसका समाधान कैसे किया जाए। लिखेंगे प्रदूषण की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। इस समस्या को रोकने के लिए हमारी सरकार ने विभिन्न नियम एवं कानून बनाए हैं। आइए पहले उन पर विचार करते हैं। कौन कौन से नियम और कानून सरकार ने बनाया है उसको देखेंगे। चलो भाई 7 नंबर का सवाल है, पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। पहला, पुराने वाहनों से निकलने वाले धुएं को चेक करवाना। दूसरा, नए लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था तथा पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृत कराना। तीसरा है कि वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना। और चौथा है कि कारखानों को नगरों के बाहर विस्थापित किया जाना है। पांचवा है कि 8 वर्षों से पुराने व्यापारिक वाहनों के चलाने नर रोक लगाया जाना। ठीक है, नर रोक लगाया जाना। 5 हमने कारण आपको बता दिया। अब लास्ट हेडिंग आपकी रहेगी उपसंहार। पहली हेडिंग आप लोगों को प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार ही होता है। लिखोगे कि सरकार द्वारा प्रदूषण की समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए ही संभव प्रयास किया जा रहा है, और इसके लिए आज जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है।
तभी हम इस भयानक समस्या से मुक्त हो सकते हैं। और सिर्फ सरकार के प्रयास, नागरिक इसके प्रति जागरूक नहीं होगा। जागरूक होने के लिए पहली आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने घर का कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंक कर ऐसी उचित जगह फेंके जहां से सरकारी तौर पर उसके जल्द उठाए जाने की व्यवस्था हो। कूड़े कचरे का सड़ना भी वायु प्रदूषण का कारण बनता है। बिल्कुल सही बात है। समाप्त। 7 नंबर मिल गया। और लास्ट प्रश्न आप लोगों का है क्या? 30वां प्रश्न है कि शुक्ल मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये नहीं लिख पाते हो तो एक प्रश्न और दिया है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ मैं पहला वाला बता देता हूं कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय को प्रधानाध्यापक को एक पत्र कैसे लिखोगे। अगर अपना शुल्क माफ करवाना है तो किस प्रकार अपने प्रधानाध्यापक को लिखोगे पत्र। 4 नंबर के लिए आता है। सबसे पहले आप लिखोगे सेवा में, इसके बाद लिखोगे श्री प्रधानाचार्य जी, फिर अपने स्कूल का नाम लिखोगे, इसके बाद एड्रेस लिखोगे। इतना काम कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल। फिर हेडिंग डालोगे मेन विषय। विषय किस विषय पर निबंध लिख रहे हो? तो शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र में लिख रहा हूं। इसके बाद यहां से लिखोगे मान्यवर महोदय, फिर कामा लगा के नीचे कंडीशन लिखना चालू कर दोगे। जैसे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10B का विद्यार्थी हूं। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। कमर तोड़ महंगाई के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घर में प्राय आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। मेरे 4 भाई बहन विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के खर्चे का मानसिक बोझ पिताजी के सर पर सदा रहता है। मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूं और कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा हूं। खेल कूद में भी मेरी अच्छी रुचि है। मैं सीनियर ग्रुप फुटबॉलर का कप्तान भी हूं। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें, जिससे मैं अध्ययनरत रहकर अपने भविष्य को संवार सकूं। मेरे अभिभावक आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। बस हो गया पूरा कंडीशन। इसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य सतीश वर्मा, अपना नाम लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा और कक्षा 10B के आप छात्र हैं, सेक्शन लिख दीजिएगा। लो भाई, पूरा समाप्त। पूरा का पूरा पेपर ही समाप्त। तो बताओ, एक पॉइंट भी हमने इस पेपर में छोड़ा है? एक भी पॉइंट हमने इस पेपर में नहीं छोड़ा है। मेरे प्यार बच्चों, बस आपको पढ़ के जाना है, 70 में 70 नंबर लेकर आना है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।